काउंटडाउन शुरू हो गया है। राहुल गांधी के ऑफिस में कॉन्फर्मेशन कॉल आने लगे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कंफर्म कर दिया, बेंगलुरु में कल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैंडशेक करेंगे। सोनिया गांधी डिनर पार्टी देंगी तो ममता बनर्जी भी आएंगी, शरद पवार भी आएंगे। एनसीपी चीफ को मनाने के लिए, शरद पवार को एनडीए में लाने के लिए आज अजीत पवार ऑफर लेकर चाचा के पास पहुंचे, लेकिन पवार चुप रह गए। इस चुप्पी का राज क्या है? 24 के लिए एक बड़ी मीटिंग नरेंद्र मोदी भी करने वाले हैं। दिल्ली की तैयारी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। पूर्वांचल से बीजेपी की बोहनी हुई। सियासी दोस्त और सियासी दुश्मन फिर से डिफाइन किए जा रहे हैं, मगर नंबर क्या कहते हैं? किसके दोस्त ज्यादा हैं, किसके कम? 24 में कौन दिखाएगा दम? बताते हैं इस रिपोर्ट में। नाना करते कांग्रेस और आप में पैचअप हो ही गया। दुश्मनी होते होते दोस्ती हो गई। मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अलायंस बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर से राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के नारे लगाएंगे और राहुल गांधी दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल का सपोर्ट करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलुरु में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। चाचा पवार से मिलने भतीजे पवार दल बल के साथ आए। शरद पवार से बगावत कर चुके एनसीपी विधायकों ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाचा ने सुना सब कुछ, लेकिन कहा कुछ नहीं। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे। हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे। शरद पवार की चुप्पी का मतलब है मुंबई टू बेंगलुरु टिकट कंफर्म है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल का इक्वेशन सेट कर दिया। मोदी की काशी से लेकर योगी के गोरखपुर तक भगवा किला स्ट्रांग हो गया। यूपी में 4% राजभर वोट भगवा खेमे में शिफ्ट हो गया। जब अखिलेश जी अड़े हुए हैं कि हम मायावती जी से करेंगे नहीं, कांग्रेस से करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर से करेंगे नहीं, तो करेंगे किससे? केसीआर से करके कई वोट पाएंगे? ममता जी से वोट करके यूपी में कई वोट पाएंगे? लालू जी से पार्टी से गठबंधन करके यहाँ कई वोट पाएंगे? 24 के लिहाज से 2 मीटिंग एक साथ हो रही है। दोनों के लिए इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके हैं। कंफर्मेशन आने लगा है। लास्ट मोमेंट तक नए साथी जोड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की मीटिंग होगी। उसमें 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल होंगी। एनडीए खेमे का लोकसभा में स्ट्रेंथ 330 सांसदों का है। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को पीडीए की मीटिंग होगी। उसमें 24 दलों के हिस्सा लेने की संभावना है। पीडीए का लोकसभा में स्ट्रेंथ 131 सांसदों का है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है, उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के अलायंस की चर्चा आगे करेंगे। पहले विरोधियों के अलायंस के बारे में बता देते हैं। सोमवार 17 जुलाई को बेंगलुरु में एंटी मोदी मोर्चा की मीटिंग शुरू होगी, तो अपोजिशन लीडर्स की पूरी गैलेक्सी वहां पर मौजूद होगी। अपोजिशन की मीटिंग में सोनिया गांधी भी होंगी और पहले ही दिन सोनिया की डिनर पॉलिटिक्स भी होगी। बेंगलुरु में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों होंगे। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव होंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे होंगे। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी आएंगे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु में मौजूद होंगे। सीपीआईएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा भी वहां होंगे।
अरविंद केजरीवाल ने सुबह तक पीडीए से रिश्ता तोड़ लेने का डिसीजन लगभग ले ही लिया था। बेंगलुरु जाने या नहीं जाने के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग बुला ली। मीटिंग होने से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख बदल दिया। The way in which this government of India is trying to sabotage the federalism, and by using the powers of governors and lieutenant governors, bypassing the state government, is not at all acceptable for the Congress. Therefore, we will oppose such movement definitely in the parliament. कांग्रेस संगठन महासचिव के बयान से तीन बातें साफ होती हैं। पहली ये कि कांग्रेस नहीं चाहती कि केजरीवाल विपक्ष के ग्रैंड अलायंस से दूर हो जाए। दूसरी ये कि केजरीवाल के लिए कांग्रेस ने अपना पुराना स्टैंड बदल लिया। तीसरा ये कि केजरीवाल को साथ लाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली और पंजाब के नेताओं की राय को दरकिनार कर दिया। आम आदमी पार्टी के दूसरी बार कांग्रेस की मीटिंग में जाने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटों पर सहमति बन जाना। अरविंद केजरीवाल 23 जून की पटना मीटिंग में भी गए थे, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही केजरीवाल तुनक कर वहां से निकल गए थे। केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख क्लियर करने की डिमांड की थी, मगर राहुल गांधी का रवैया ढुलमुल था। बेंगलुरु मीटिंग से पहले कांग्रेस ने अचानक फुर्ती दिखाई और केजरीवाल की डिमांड को मंजूर कर लिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। 24 वाली मीटिंग से पहले एक बड़ी हलचल मुंबई में हुई। अजीत पवार अपने सभी मंत्रियों, विधायकों और समर्थक नेताओं को गाड़ी में भरकर शरद पवार से मिलने वाई चौहान सेंटर पहुंच गए। इस मीटिंग का बैकग्राउंड यह है कि शरद पवार की पत्नी की तबीयत खराब है। अजीत पवार उसी बहाने चाचा से मिले और उनको मनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र की सियासत में 3 कयास हैं। पहला यह कि अजीत पवार को मंत्री बनाना शरद पवार का ही सियासी खेल है। दूसरा यह कि शरद पवार एक और इमोशनल कार्ड खेलकर सियासत से इस्तीफा देंगे, एनसीपी फिर से एक हो जाएगी। और तीसरा ये कि सुप्रिया सुले सेंटर में मिनिस्टर बन जाएंगी। शरद पवार का एक फैसला महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र की सियासत पर सीधा असर डालेगा। मराठी अखबार सकाल का सबसे नया सर्वे देखें तो लगता है कि महाराष्ट्र में पवार की पावर इंटैक्ट है। एनसीपी के विधायक भले ही अजीत पवार ले गए, लेकिन वोट शरद पवार के साथ रह गया। सर्वे के मुताबिक अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो गए तो शरद पवार को 14.9% वोट मिलेंगे, अजीत पवार गुट को 5.7% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 19% और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.7% वोट मिलेंगे। सकाल सर्वे में बीजेपी का वोट शेयर 33.8% से घटकर 26.8% रह गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 5% से भी कम वोट शेयर वाली पार्टी रह गई। अजीत पवार को अगर लंबी राजनीति करनी है तो उनके लिए जरूरी है कि शरद पवार का पूरा वोट शेयर उनके पीछे आ जाए। इसलिए अजीत पवार को कहना पड़ रहा है कि चाचा मान जाओ। आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वलसे पाटिल, माननीय हसन मुशर्रफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवल साहब सभी
आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली, तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना। शरद पवार कल क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि अगर पवार मजबूती से खड़े रह गए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए और एमवीए की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी कोई रिस्क नहीं ले रही, इसलिए लोकसभा चुनाव के पावर हाउस यानी यूपी की एक एक सीट का कैलकुलेशन सेट किया जा रहा है। ओपी राजभर के साथ मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो लिखा उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा, ये अमित शाह लिखते हैं। कुल मिलाकर 6 विधायकों वाली पार्टी यूपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर असर है। 22 के यूपी चुनाव में राजभर वोट ने विधानसभा की 100 सीटों पर बीजेपी का समीकरण हिला दिया था। गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सबसे बड़े फेस है। इसके बाद भी बीजेपी एक एक सीट की मार्किंग करके चल रही है। वजह यह कि पूर्वांचल एक ट्रिकी पॉलिटिकल ग्राउंड है। घोसी, लालगंज, गाजीपुर और जौनपुर की लोकसभा सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती थी, मगर 2019 में बीजेपी ये सीट हार गई। 2024 में बीजेपी को यूपी में अगर मिशन 80 पूरा करना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। घोसी, लालगंज और गाजीपुर जैसी सीटों पर राजभर वोट अगर बीजेपी के साथ आ गए तो जीत पक्की समझिए। देखिए, उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 80 सीट जीत लेंगे। नाम दिया है पीडीए। दारा चौहान जाती गई, ओम प्रकाश राजभर जाती गई, संजय निषाद जाती गई, अनुप्रिया पटेल जाती गई, पिछड़ा तो गया। बचा कौन? अखिलेश यादव। अब चलिए, पी के बाद आता है डी। अब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। वो बैठ के लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रिजाइन देके घर चले गए। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आवा तो हर पीडीएफ हम सही कर रहे थे। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलते रहते हैं। अब आ जाइए ये अल्पसंख्यक, 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। 4 बार में 1 बार तो बनाए होते। डिप्टी सीएम भी आपने नहीं बनाया। पुलिस की भर्ती करेंगे तब जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर नहीं दिखाई देंगे, शेख सैयद पठान नहीं दिखाई देंगे। वो टेवते हैं कि आवा तक पीडीएफ उनका खाली नमूने भर रही है, देख लीजिए। बीजेपी ने 2024 का टारगेट रिवाइज किया है। 2019 में 303 सीटें जीतने वाले नरेंद्र मोदी ने 2024 में पार्टी को 350 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस बार बीजेपी वो सीटें भी जीतना चाहती है जिसे भगवा पार्टी ने कभी नहीं जीता। इनमें शामिल है सोनिया गांधी की सीट रायबरेली, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की सीट मैनपुरी और शरद पवार की सीट बारामती। बीजेपी 543 सीटों को ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन में बांटकर स्ट्रेटेजी बना रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साउथ रीजन में है। टारगेट 350 पूरा करने के लिए बीजेपी 2 फ्रंट पर एक साथ काम कर रही है। जिन सीटों पर पार्टी मजबूत है वहां संघ की विचारधारा की जड़ों को और मजबूत किया जा रहा है। इनमें बीजेपी की अपनी 303 सीटें शामिल हैं। लोकसभा की 160 सीटों पर जहां 2019 में बीजेपी हार गई थी, मंत्रियों और प्रचारकों की टीम लगाई गई है। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है, और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है।
और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है, ये हमको समझना। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 2024 का पहला शक्ति परीक्षण 18 जुलाई को होगा। एनडीए या पीडीए, जिसके मंच पर ज्यादा नंबर होंगे उसे साइकोलॉजिकल एज मिल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।